हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। सॉरी, मैंने कल वीडियो पोस्ट नहीं की थी, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और जैसा कि मैंने कम्युनिटी पे अपना पोस्ट एक डाला था कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए इंटरव्यू सीरीज़ में, तो ज़्यादा वोट्स मिले हैं कि हमें एक वीडियो में 2 से 3 टॉपिक्स चाहिए और वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। तो मैं कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएं। मैं भरपूर कोशिश मेरी ये रहेगी। तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। पहला टॉपिक रहने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जो कि आपको भी पता है कि बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर नॉर्मली भी आपसे पूछ लिया जाता है। इनफैक्ट जीए के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको कवर करते हैं। मैं जो बोलूँगी आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहना। इसमें कुछ कुछ ऐसे टर्म्स भी आएंगे, और टर्म्स के अलावा इसमें डेट्स आपको मिलेंगे, कुछ नंबर्स याद करने होंगे, परसेंटेज। तो उसको आप जहाँ जहाँ आपको लगे कि आप उसको भूल सकते हो या रिवीजन की ज़रूरत है, आप उसको साथ साथ में नोट करते जाना। तो सबसे पहले हम बात करें पॉलिसी की, तो इंडिया में 2 तरीके की पॉलिसीज़ बनती हैं। फर्स्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई पॉलिसी बनाता है, आपको पता है। दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। तो हमें अपने जो सिलेबस में हम कवर करने वाले हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को करेंगे, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं और वो थोड़ा इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। तो जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है तो वो इस चीज़ को आप देख लेना, क्योंकि वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन कब हुआ, तो हमें याद रखना है 2016। दूसरा क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी को और किस नाम से जानते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो हमें बताना है उर्जित पटेल कमेटी। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो 6 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 3 आरबीआई नियुक्त करता है और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट होके आते हैं। 6 मेंबर्स हो गए। इसमें आप तीनों के नाम, मतलब आरबीआई जो अपॉइंट करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आते हैं 3, मतलब 6 पर्सन हो गए। 6 का नाम आप थोड़ा सा देख लेना। और सबसे बड़ी बात कि मतलब ये 6 लोग होते हैं, इसमें जो चेयरमैन होते हैं, इस कमेटी के चेयरमैन, वो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। एक डायरेक्ट क्वेश्चन में एक और बन सकता है कि पॉलिसी का नेचर क्या है, तो हमें बताना है बाई मंथली पॉलिसी है, यानी कि हर 2 महीने पे अपडेट होती है। इस हिसाब से साल में 6 बार ये पॉलिसी अपडेट होती है, या 6 बार आती है, या रेट्स इसके रिवाइज होते हैं, जो भी जिस भी भाषा में आप बोल लो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अगर इसमें डीप बनेगा तो ये आएगा कि नॉर्मल केस में है 6 टाइम्स, ये मिनिमम इस पॉलिसी को कितनी बार अपडेट करने की नीड है, या अनचेंज्ड रहे, बढ़े घटे, वो नहीं, बस इसमें अपडेशन की ज़रूरत है। तो कितनी बार ये पॉलिसी, यानी इस कमेटी की बैठक कितनी बार होनी चाहिए मिनिमम, तो वो होगा 4 बार। ठीक है, 6 बार है नॉर्मल केस एज ये बाई मंथली पॉलिसी है, और 4 बार है मिनिमम केस। तो जहाँ मिनिमम की बात आई वहाँ मैक्सिमम की भी बात आ सकती है कि मैक्सिमम कितनी बार ये पॉलिसी अपडेट हो सकती है, या कितनी बार कमेटी की बैठक हो सकती है। तो उसकी कोई लिमिट डिसाइड नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे आरबीआई कितनी बार भी इस पॉलिसी को बना सकता है, चेंज कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, तो आपको याद रखना है इन्फ्लेशन को मेंटेन करना, यानी कि ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का रेट गिर गया है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो सस्ती हो गई है, तो उसको भी थोड़ा सा मैनेज, बैलेंस करना, बेसिकली आप ये टर्म याद रख सकते हो। तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई की तरफ से इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए कितना परसेंट मतलब डिसाइड किया गया है, और ये डेटा जो है ना 31 मार्च 2026 तक के लिए ये चीज़ अभी तक पॉलिसी में है इंक्लूडेड। इसके बाद जो भी होगा अपडेट, तो उसके पहले आपका इंटरव्यू हो जाने वाला है। तो आपको 4% याद रखना है। इसमें टॉलरेंस लिमिट होती है, यानी कि कितना टॉलरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको 10 मार्क्स लाने हैं, आप कितना मार्क्स लाओगे तो पास हो जाओगे, और कितना ज़्यादा होगे तो मतलब ओवर क्वालिफाई नहीं होगे। समझ रहे हो आप? तो जैसे कि 10 मार्क्स लाए तो मैंने बोला कि +2 और -2 इतना ही टॉलरेट मैं कर सकती हूँ। कहने का मतलब 10 मार्क्स में से अगर आप 8 मार्क्स लाते हो फिर भी चल बन जाएगा। अगर 12 मार्क्स लाते हो तो भी आपको नेक्स्ट राउंड में मैं भेज सकती हूँ क्वालिफाई करने के लिए, जो भी है। लेकिन अगर आप 13 लाते हो तो आप ओवर क्वालिफाई हो उस चीज़ के लिए। 10 जहाँ लाना था आप 12 तक ले आए तो भी चलेगा, आपको उसी क्लास में रखा जाएगा जो भी है।
तो सेम चीज़ उसमें भी है, ±2%, यानी कि 4% जनरल था हमारा जो रेट डिसाइडेड है आरबीआई के द्वारा। तो ±2 का मतलब यानी 2% से नीचे नहीं होना चाहिए एंड 6% से अबव नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। और कमेटी के जो चेयरमैन हैं आरबीआई के, जो गवर्नर होते हैं, उनका नाम आप देख लेना। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि जैसे शशिकांत दास हैं, उर्जित पटेल है, जो भी है, जिस साल में वो सुनते रहते हैं नाम, प्रीवियस वाले गवर्नर का भी नाम वहाँ पे मुंह से निकल जाता है गलती से, तो वो आप देख लेना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गलत ना बताओ, और वो सब ब्लंडर करने से बेटर है बस एक बार आप देख लेना हर चीज़, सारे पर्सन के नाम, और काफ़ी है, इतना कुछ सोचना नहीं है इसमें। इसमें 2 चीज़ें और हैं जो कि ऑब्जेक्टिव मानी जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी पूछ सकते हैं, तो डायरेक्ट आप 2 वर्ड्स में इसको डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट आप बोलोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यही 2 टर्म आपको याद रखने हैं, चाहे तो रट के जाओ या जो भी हो। आपसे पूछा जा सकता है मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, तो हमारा आंसर यही होगा, सर मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, और इंस्ट्रूमेंट भी 2 तरीके के आते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट जो हो गया, आपको सिंपली आपके पास वो डेटा है, स्पेसिफिक कुछ भी डेटा है, उस पर आप मतलब कैलकुलेट कर पा रहे हो, रेट्स हो या जो भी उसमें जो भी आंकड़े बन रहे हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इनडायरेक्ट जो होते हैं वो अजम्पशन पे बनते हैं, यानी कि लोग जो मार्केट में किस तरीके से खरीद बिक्री कर रहे हैं, कितना वो मनी के फ्लो को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ये सब चीज़ कुछ उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, मतलब अनुमान लगा के। डायरेक्ट का मतलब है आपके पास डायरेक्ट डेटा है, आप ऐसे याद रखो, डायरेक्ट डेटा है आपके पास, उससे कैलकुलेट करके कुछ परसेंटेज आप मेंटेन कर रहे हो या आंकड़े निकाल रहे हो। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का मतलब कि आपके पास वो चीज़ डायरेक्ट नहीं आ रही, यानी कि आप सोच रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, बस सिंपल यही समझना है। अब अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की, जो कैलकुलेटिव है या कैलकुलेट आप उसको कर सकते हो डेटा फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो उसमें है जैसे CRR आपने सुना होगा, SLR सुना होगा, रिफाइनेंस फैसिलिटी है, ये सब आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब जो आते हैं सॉरी, तो ये सब इसमें इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में मुझे लगता है इतना काफ़ी है, आपको इससे ज़्यादा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना है, बहुत है। बहुत बच्चे ये भी नहीं बता पाते हैं, तो आप इसको देख लेना। बाकी CRR, SLR और बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब आपको अलग से टर्मिनोलॉजी जो भी है इसको आपको देखने की ज़रूरत है। और डोंट वरी, इंटरव्यू जैसे ही आपका नज़दीक आएगा मैं कोशिश करूँगी ये सब जो छोटे छोटे 1 लाइनर टर्म हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं उनको मैं रैपिड फायर राउंड टाइप का कुछ करके 10 से 15 क्वेश्चन एक में चला गया, एक मतलब टर्म्स, वैसे सोचूंगी कि वीडियोस में आपका कवर करवा दूँ, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा जो जो आपको लग रहा होगा कि हाँ मुझे ये पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो में सेकंड वाला हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेक, और आपको ये पता है इंपॉर्टेंट है, कैजुअली भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन कितने लोगों से यही पूछा जाता है, ठीक है, चेक के टाइप्स को बताओ। ये सब क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज अ नॉर्मल पीपल, अब बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए फॉर योर पर्सनल यूज़। वो ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर दो या ना दो, उनको मतलब नहीं है, ये नॉर्मल सिटीज़न को भी पता होना चाहिए। चेक कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, जो भी है। तो ये सब बहुत जनरल क्वेश्चन है, तो आप तैयार कर लेना इस भी टॉपिक को। इसके साथ मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो सारे चेक्स के टाइप्स में। तो सबसे पहली बात करें हम, तो पहला टाइप होता है ओपन चेक। जैसा कि नाम से क्लियर है, ओपन यानी कि पूरे तरीके से खुला है, वो पैसा मतलब चेक लेके आएगा और उसको पैसा मिल जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, ऑर्डर और बियरर, यानी ओपन चेक में 2 चीज़ें होती हैं। जो नॉर्मल हम चेक देखते हैं, आप एक बार गूगल पे जाके इसका पिक्चर देख लेना, थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाएगा। तो उसमें रहता है लिखा हुआ, ऐसे नाम रहेगा फर्स्ट लाइन में ब्लैंक और बियरर ऐसे लिखा होगा एक चेक में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैंक में आप जिसका भी नाम भरोगे, या तो खुद का भर लो टू सेल्फ, या फिर किसी भी पर्सन ABC को अगर आप वो चेक दे रहे हो कि जाओ बैंक में जाओ अपना पैसा ले लो, तो वहाँ पे वो नाम भर सकते हैं।
उसके बाद लिखा रहता है और बियरर। बियरर का मतलब होता है जो जिसके हाथ में वो चेक है, जो उस चेक को बियर कर रहा है। तो वो तो अगर नाम भरा हुआ है, आपने पूछा कि हाँ आप ABC भरा हुआ है तो आप ABC हो, तो उसने बोला कि हाँ। या आधार कार्ड, प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी लेते हैं अगर अमाउंट ज़्यादा है तो उसने बोला हाँ। लेकिन हो सकता है कि वो चेक किसी से गिर जाए रास्ते में, वो लेके आ रहे हैं, उन्होंने खुद पैसा सोचे कि हम चलो निकाल लेते हैं, उन्होंने टू सेल्फ लिखा, 2 लाख अमाउंट भरा या 1 लाख अमाउंट भरा जो भी है, और वो चेक लेके हम बैंक में पहुंच गए कैश लेने के लिए। फिर जब देख रहे तो मेरा तो चेक गिर गया है, कहीं रास्ते में ही खो गया है, और वो चेक हो सकता है कोई थर्ड पर्सन उठा के बैंक में चले जाए उसको इन कैश कराने के लिए। तो क्या हम उसे चेक देंगे? जी बिल्कुल देंगे, क्योंकि चेक पे लिखा हुआ है या तो आप जिनका नाम लिखा है उनको दो, और या बियरर को दो, यानी जो चेक आपके हाथ में हैंड ओवर कर रहा है आपको उसको कैश हैंड ओवर करना है। ये बाउंडेशन है, वो अलग चीज़ है, ये थियरी में है, हम लोग प्रैक्टिस में इस चीज़ को नहीं करते हैं। हम लोग कॉल वेरिफिकेशन करते हैं, कस्टमर जो भी अगर थर्ड पर्सन को भेज रहा है, और आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लेते हैं ताकि कस्टमर को नुकसान ना हो। बट ये लीगल है, अगर उस थर्ड पर्सन ने क्लेम किया कि मेरे हाथ में चेक है, मुझे मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बियरर लिखा हुआ है, तो हमें वो कैश देना है, वो भी अपने जगह पे सही है। तो ये हो गया ओपन चेक का टाइप। और उसमें बियरर के बाद जो मैंने बताया ऑर्डर चेक, तो जहाँ पे बियरर लिखा रहेगा वहाँ पे बाई ऑर्डर लिखा रहेगा, यानी कि बियरर वाला हिसाब इसमें नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी को गिरा हुआ मिल गया तो उसको पैसा मिल जाएगा, इस सेकंड वाले चेक में नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा सेफ भी हो जाता है ऑर्डर चेक। तो पहला टाइप हमने क्या पढ़ा? ओपन चेक। ओपन का मतलब खुला हुआ, पूरी तरीके से खुला, जो गया वो चेक लेके उसको पैसा मिल गया। बाकी बियरर ऑर्डर मैंने समझा दिया। सेकंड चेक होता है क्रॉस चेक। आपको इसके पहले चेक जब आप पढ़ोगे तो इसमें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ना है, तो वो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो हो सकता है मैं इसको नेक्स्ट वीडियोस में कवर भी करा दूँ। तो इसके सेक्शन 123 में है, तो कुछ वो मुझे नहीं लगता है सेक्शन पूछेंगे, बट मैंने मेंशन कर दिया, कहीं नोट कर लेना। तो आप ऐसे, क्योंकि बहुत ईजी है सेक्शन याद रखना। 1 2 3 मेरे को पैसा मिल गया, 1 2 3 ऐसे 1-2 बार आप रटोगे ना, ध्यान आ जाएगा। तो इसमें होता है क्रॉस चेक। तो क्रॉस जो हमारे चेक पे होता है, आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते हो, इसका मतलब आपने रिजेक्ट कर दिया। चेक में जो क्रॉस होता है, 2 लाइंस होते हैं कॉर्नर पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि पहला जो ओपन चेक था उसका मतलब था आपको कैश देना है। सेकंड वाला जो ओपन क्रॉस चेक बना, उसमें जो 2 लाइंस से क्रॉस हो गया, तो उसका मतलब है आपको कैश नहीं देना है, बल्कि उस पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। यानी कि आपको हार्ड मनी वाला, जैसा इसमें कुछ पैसा नहीं, मतलब हाथ में कैश नहीं देना है, ठीक है। दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। अगर आपको कैश लेना होगा, आपको काम ही है कैश का, तो आप ओपन चेक लेके जाओगे। लेकिन आपको काम है कि नहीं, मुझे ट्रांसफ़र करना है अपने अकाउंट में, जिस भी अकाउंट में चाहो, तो आप क्रॉस चेक लेके जाओगे। रीज़न क्या है क्रॉस चेक और ओपन चेक, क्यों नहीं हम कैश ही, मेरे को तो आखिर पैसे का काम है तो ओपन चेक ही दे दें। तो ओपन में तो एक वो दिक्कत आती है बियरर वाली कि अगर खो गया चेक तो क्या होगा, और क्रॉस चेक में एक थोड़ी सी सेफ्टी भी बनी रहती है कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो डेटा आपका आ जा रहा है कि हाँ मैंने इस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, तो कल को वो मुकर नहीं सकता है। इसमें तो मुकर जाएगा कि हाँ मेरे को तो मिला ही नहीं पैसा, या जो भी है कैश उसके हाथ में आप दिए, वो तो सिर्फ उस पर्सन के अकाउंट से डिडक्ट हुआ है। तो बहुत सारे कंपनीज वगैरह में यही क्रॉस चेक वाला ही कॉन्सेप्ट आता है, या बहुत सारे समूह वाला जो होता है ना, जीविका समूह होते हैं, SHG होते हैं, इसमें ट्रांसफ़र करना हो तो वो लोग क्रॉस चेक का ही यूज़ करते हैं मोस्टली। और इसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत डेप्थ में मैं नहीं लेके जा रही हूँ, उतना आपको शायद समझ भी ना आए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल यूज़ में ये सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे इजी लग रही है, बट ज़रूरी नहीं कि आपको भी ये सब कॉन्सेप्ट इजी लगे। तो वीडियो भी लंबा खिंच जाएगा, हमें अपने पर्पस से भटकना नहीं है, हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। तो चलिए नेक्स्ट चेक का जो टाइप है वो पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेक जो कि होने वाला है स्टेल चेक। स्टेल मतलब STALE, हिंदी में क्या बोलते हो आप? अरे ये बासी हो गया है खाना, तो आप बासी खाना खाओगे, वैसे ही चेक में भी है चेक का बासी होना, आप ऐसे ध्यान रखो। स्टेल चेक में क्या होता है, पहले बात मैं बता दूं कि चेक पे जो डेट आप लोग मेंशन करते हो,
मान लो आज की डेट आप मेंशन कर रहे हो, तो आज से 3 मंथ तक वो चेक वैलिड होती है। यानी कि हो सकता है आज बैंक में कैश ना हो और आपको किसी काम से जाना पड़ गया, तो आपको उसमें डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे विड्रॉल स्लिप में होती है कि हर डेट पे आपको न्यू फॉर्म भरना होता है, तब जाके पैसे निकलते हैं। चेक में ऐसा नहीं होता है। चेक में 3 मंथ तक वैलिडिटी होती है डेट की। अब अगर 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 3 मंथ 1 दिन हो गया, यानी कि अगर मैं कुछ एक डेट लूँ 24 जनवरी की, अगर मैं मान के चलूँ 24 जनवरी का मैंने डेट डाला है चेक में, किसी कारणवश मेरे 3 मंथ तक वो चेक पड़ा रह गया, मुझे ध्यान नहीं था कि हाँ मैंने वो फिल कर रखा है, चलो चेक बर्बाद ना हो मैं इसको इन कैश करा लेती हूँ। मैंने गई बैंक कैश लेने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि 24 जनवरी का था, फिर फरवरी मार्च में मैं 25 को पहुंची। ठीक है, 3 महीने तो 24 मार्च को हो जाने चाहिए। 25 मार्च को मैं पहुंची तो वो इन कैश नहीं होगा, क्योंकि वो अब बासी हो गया। 3 मंथ के अंदर तक वो ताज़ा रहता चेक, 1 दिन लेट होने के कारण वो चेक बासी हो गया। तो ऐसे चेक को स्टेल चेक बोलते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई 3 मंथ होने के बाद पेमेंट लेने आए, यानी कि पेमेंट डेट वहाँ पे लिखी हुई है, जो भी चेक पे मेंशन है, उसके 3 मंथ के बाद अगर कोई चेक लेके आता है तो वैसा चेक हमें स्टेल चेक हम उसको बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चेक की बात करें तो म्यूटिलेटेड चेक, जैसे म्यूटिलेटेड नोट्स होते हैं, गंदे या ओवर राइटिंग उस पर हो गया, या फटा है थोड़ा सा, वो उसको मतलब गंदा कर दिया गया है, या गिर के नहीं होता धूल ये सब हो जाता है, जिससे नाम जो लिखा है या अमाउंट कुछ लिखा है वो ब्लर हो गया है, अच्छे से साफ साफ नहीं दिख रहा है, वैसे चेक म्यूटिलेटेड चेक होते हैं। इसके बाद हम बात करें तो 2 टाइप्स के और चेक्स बचते हैं, एंट्री डेटेड चेक और पोस्ट डेटेड चेक। पहले मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी मैं थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको समझ में आ जाएगा, और याद कैसे रखेंगे वो भी बताऊंगी मैं। तो एंट्री डेट चेक की बात करें तो ये जो होता है पास्ट पेमेंट डेट होता है, यानी कि आप अगर 24 तारीख को, उसी का एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, 24 जनवरी को आ रहे हो, लेकिन उस चेक पे जो डेट है 20 जनवरी की डाली हुई है, या फिर प्रीवियस मंथ की दिसंबर की डाली हुई है कोई डेट, तो करेंट डेट नहीं हो, उसके पहले की कोई डेट हो, तो वो एंट्री डेटेड चेक हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट है पोस्ट डेटेड चेक में, आज से आगे फ्यूचर वाली डेट अगर उस चेक पे मेंशन है तो वो हो जाती है पोस्ट डेटेड चेक। अब हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, एंट्री डेटेड में हम आगे पीछे कर दें, पोस्ट में आगे पीछे कर दें, तो इसको कैसे याद रखेंगे। पोस्ट से आपको याद रखना है पोस्ट ऑफिस से कुछ आने वाला है, ठीक है, आपका कुछ भी पार्सल आने वाला है, कोई लेटर आने वाला है, आने वाला है फ्यूचर में, पोस्ट डेटेड चेक यानी पोस्ट ऑफिस से कुछ आने वाला है, तो ऐसे आप याद रख लोगे, यानी उस पर फ्यूचर की डेट मेंशन होगी, फ्यूचर पेमेंट डेट मेंशन होगी। एंट्री डेटेड जो होता है चेक, तो वो क्या होता है पूर्व, ऐसे तो पोस्ट वाला याद रखोगे तो एंट्री वाला तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, लेकिन एंट्री डेटेड चेक को कैसे याद रखेंगे हम, तो एंशिएंट चीज़ जो होती है, पुरानी चीज़, पहले की चीज़, उसी से एंटी का आप याद रख सकते हो। अब देखो मैं इसको कैसे इसको यूज़ में करते हैं, या क्यों ज़रूरत भी पड़ती है कभी कभी लोगों को, तो उसके थ्रू मैं समझा देती हूँ आपको। आपका कॉलेज का जो डेट है, लास्ट फी पेमेंट की जो डेट्स होती है, वो था 31 दिसंबर। आपको फ़ी पेमेंट उस डेट तक कर देना है, नहीं तो लेट फाइन लगेगा। आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, आप जहाँ तहाँ से अरेंज कर रहे हो, किसी से भी मंगवा रहे हो, आपके पास चेक है, आप कैश तो लेके जाओगे तो वो मेंशन होगा कि आपने 1 जनवरी को दिया, 31 दिसंबर के यानी कि बाद दिया, 2 जनवरी को, या कोई भी बाद का डेट, कैश तो आप लेके जाओगे नहीं, तो आपके पास चेक का एक बहुत अच्छा चीज़ है एग्जाम्पल। तो वो क्या होता है, आप चेक जमा कर दो, उसमें डाल दो प्रीवियस डे। मान लो 2 जनवरी को आपका पैसा अरेंज हो गया, आप गए कॉलेज कि सर मुझे लेट फाइन नहीं देना है, तो सर मान लो तुम्हारे कॉपरेटिव हैं तो वो सब चीज़ें चल जाती हैं, तो डीन है या जो भी है कॉलेज में, जो भी होते हैं फाइनेंस देखते हैं, उनसे आपने रिक्वेस्ट की कि सर लेट फाइन से मुझे बचना है तो क्या करना है, तो सर ने बोला कि ठीक है आप एंट्री डेटेड चेक ला कर दे दो। कहने का मतलब मेरी डेडलाइन थी 31 दिसंबर की, मेरे पास पैसा अरेंज हुआ 2 तारीख का, लेकिन मैंने उस पर डेट डाल दी 31 या 30 दिसंबर की, तो वो चेक तो ऐसे भी 3 मंथ तक वैलिड होता है, तो इन कैश तो हो जाएगा। मतलब उनके पास तो डेटा आ गया कि मेरे पास 30 या 31 को यही चेक ये आ गया था इस बच्चे का, तो उस बच्चे पे लेट फाइन नहीं लगेगा। तो यहाँ इसका बहुत बेटर यूज़ होता है। तो इससे आई होप समझ गए होंगे कि क्या इसका यूज़ है।
फिर एक होता है फ्यूचर पेमेंट डेट, यानी कि आज 1 जनवरी है और मैंने 10 जनवरी का डेट डाल दिया। ऐसा किस केस में आप कर सकते हो? मान लो आपको चेक पे साइन करके किसी को देना है और आप कहीं और निकल रहे हो, मतलब जब उस बंदे को काम है उस टाइम आप अवेलेबल नहीं रहोगे और उसको पैसे की नीड है, तो आप आगे का डेट डाल के दे सकते हो। या फिर इन फ्यूचर आपका कुछ पैसा आने वाला है 5 तारीख को, किसी को ज़रूरत पड़ गई कि 1 तारीख को ही हमको आज के आज प्रूफ दो कि आप मेरा पैसा दे दोगे, तो आप वो चेक काट के दे सकते हो 5 तारीख के डेट में या 6 तारीख के डेट में कि हाँ उस दिन पैसा आ जाएगा फॉर श्योर, ये लो चेक 5 या 6 तारीख को जाके आप बैंक में इन कैश करा लेना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो टाइप्स ऑफ चेक्स में आती हैं, और आप हो सकता है आप नोट कर रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक और चीज़, एक कॉन्सेप्ट और आता है डिसऑनर ऑफ चेक का। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना, डिसऑनर का मतलब होता है अपमान करना। किसी चेक का अपमान क्यों करेगा कोई? क्यों? कुछ आप रीज़न आप सोचो। तो पेमेंट बैंक, अगर चेक का क्या काम है? आपने चेक दिया, आपको कैश मिलना चाहिए बैंक की तरफ से, या ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो हो जाना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहा है बैंक, जो मतलब बैंक का ही मैं एग्जांपल है, जो बैंक नहीं कर रहा है, यानी उस चेक का अपमान हुआ ना। वो उसका काम था कि उसको पैसे मिल जाने चाहिए थे। जैसे ही चेक पे काउंटर चेक दिखा मेरे को काउंटर पे, मुझे पैसे दे देने होते हैं, लेकिन मैंने नहीं दिया, यानी कि मैंने उसकी इंसल्ट कर दी। यही होता है डिसऑनर ऑफ चेक, और ये सेक्शन 138 में आपको मिलेगा। तो सेक्शन मत ही याद करो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, केसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों मैं पैसा नहीं दूंगी? कि हाँ मेरे को चेक मिला और मैंने डिसऑनर कर दिया चेक का कि नहीं मेरे को पैसा नहीं देना, तो मेरे पास कुछ तो रीज़न होगा, ऐसी हवा में तो मैं मना नहीं कर सकती। तो फर्स्ट रीज़न है वो म्यूटिलेटेड चेक हो। म्यूटिलेटेड मैंने बताया गंदा है, ओवर राइटिंग है, चाहे जो भी है। कोई कोई पर्सन होते हैं उनको कैश नहीं लेना है, अकाउंट पे जो मैंने क्रॉस चेक बताया था, तो वो दे दिए कि हाँ मैडम लीजिए, ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए चेक का, लेकिन मैंने उसको अपने पास रखा है। क्यों? क्योंकि उसमें डेट घिस गया है या ब्लर हो गया है, मतलब म्यूटिलेटेड है वो, तो वो रीज़न एक हो सकता है। या फिर स्टेल हो गया है, उस बंदे ने ध्यान नहीं दिया कि डेट इसका 3 मंथ से ज़्यादा हो गया है, वो देख के चला गया, या मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, मैंने उसको लौटा दिया कि नहीं मैं कैश नहीं दे सकती हूँ, इसका 3 मंथ से ज़्यादा हो गया, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे डिसऑनर ऑफ चेक। एक होता है बाउंस ऑफ चेक, यानी कि आपने 2 लाख का चेक लेके आया कि हाँ मेरे को पैसा दे दो या फिर ट्रांसफ़र कर दो, जो भी है, लेकिन उसके अकाउंट में 1 लाख ही है, 1.5 लाख ही है, जितने का चेक है वो तो है ही नहीं। तो ऐसे केस में चेक बाउंस का केस आता है, मतलब चेक बाउंस हो जाता है, तो इसको भी डिसऑनर ऑफ चेक में डालते हैं। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चेक कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसको मैं समराइज़ कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ चेक में आता है पहला ओपन चेक। ओपन मतलब कि खुला है पूरे तरीके से, कभी भी पैसा दो, मतलब चेक लेके जाओ और कभी भी पैसा ले लो। दूसरा है क्रॉस चेक, यानी कि वो ट्रांसफ़र होगा। क्रॉस यानी कि पैसा नहीं देना है, 2 बार मैंने हाथ ऐसे हिला दिया, 2 बार ऐसे क्रॉस किया, 2 बार हाथ, नहीं पैसा नहीं देना है, बस ट्रांसफ़र करना है। थर्ड मैंने बताया था स्टेल चेक, बासी हो गया यानी कि 3 मंथ से ज़्यादा का हो गया है। चौथा मैंने बताया था म्यूटिलेटेड चेक, यानी कि गंदा है, घिस गया है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है या ओवर राइटिंग उस पर हो गया है, कैसे म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड को आप याद रख सकते हो, मट्टी लगा हुआ है, ठीक है, म्यूटिलेटेड मट्टी ऐसे करके याद रखना, मिट्टी लगी हुई है तो गंदा हो गया है चेक, तो वो अब पास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट चेक मैंने बताया था एंटीडेटेड चेक और पोस्ट डेटेड। पोस्ट से याद रखना, पोस्ट ऑफिस से आने वाला है, यानी कि फ्यूचर डेट उस पर डाला हुआ है, और एंटी उसी का उल्टा, पास्ट का कुछ पेमेंट डेट उस पर डाला हुआ है। आई होप ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी ज़रूरत आपको हो, आप टेलीग्राम पे मुझे कम्युनिटी ग्रुप में टैग कर लेना और वहाँ अपना क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में देखती हूँ मैं बहुत उस तरीके के डाउट्स आते हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। मैंने बार बार बोला है कि मैं सबके आंसर कमेंट में नहीं दे सकती, तो आप वहाँ मेरे से पूछ सकते हो, मैं पक्का वहाँ पर रिप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो वो कर सकते हो। और बाकी अपने नोट्स थोड़े बहुत बना लेना, ताकि बार बार आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, और एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू से पहले आप उसको रिवाइज़ कर सको। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग कोई एक अच्छा सा टॉपिक कवर करते हैं इंटरव्यू के लिए। हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कस्टमर्स की, यानी कस्टमर कितने तरीके के होते हैं। हमने बहुत सारा टॉपिक सुना है, टाइप्स ऑफ चेक्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ लोन, टाइप्स ऑफ मनी, तो उसी तरीके से टाइप्स ऑफ कस्टमर हैं। आपको 3 कस्टमर्स याद रखने हैं कि 3 तरीके के होते हैं,
और पहले मैं बता दूं कि कस्टमर के टाइप्स किस चीज़ पे डिसाइड होते हैं, तो वो रिस्क पे डिसाइड होते हैं। यानी कि इस कस्टमर से ज़्यादा रिस्क है, यानी मैं अगर इसको लोन देता हूँ या फिर इसकी पहचान में मेरे से गलती होती है तो कितना रिस्क है बैंक को, ठीक है। तो इस फैक्टर पे डिसाइड होता है टाइप्स ऑफ कस्टमर। तो उसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं लो रिस्क कस्टमर, दूसरे होते हैं मीडियम रिस्क कस्टमर, तीसरे होते हैं हाई रिस्क कस्टमर। तो लो, मीडियम, हाई, हमको यही याद रखना है। रिस्क बेसिस पे कस्टमर डिसाइड हो गए। अब लो रिस्क कस्टमर्स कौन होते हैं? जैसे कि स्टूडेंट्स, नॉर्मल जिनकी सैलरी बन रही है, सैलरीड पर्सन, नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो वो लो रिस्क कस्टमर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट है, उनका कहीं ना कहीं आईडी है और वो वैलिड आईडी है। अगर सैलरीड पर्सन है, उसकी सैलरी आ रही है, तो किसी कंपनी ने उसका रिज्यूमे देखा होगा, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कॉर्पोरेट जो भी है, तो वो उसमें थोड़ा रिस्क लो होता है। तो ऐसे को कैटेगराइज हम लो रिस्क कस्टमर में करते हैं। सेकंड होता है मीडियम रिस्क कस्टमर्स, जो होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और आपको मतलब कॉर्पोरेट्स वगैरह जो होते हैं, उन लोगों को इसमें रखते हैं। इसमें क्यों, मतलब मीडियम इनका क्यों है, लो क्यों नहीं है? तो मीडियम इस वजह से है कि इंडस्ट्री में वो मान लो कि पैसा कमा के ला रहे हैं 7 लाख और बैंक में 5 लाख ही जमा कर रहे हैं। हो सकता है 2 लाख का कुछ इधर उधर घोटाला भी कर रहे हों, उनमें थोड़ा सा डाउट चला जाता है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बट आपका इंटरव्यू बहुत नज़दीक है तो उस चीज़ को मैनेज कर लेना। और थर्ड मैंने जैसे कि बात किया हाई रिस्क कस्टमर की, तो उसमें आते हैं जो भी नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, या फिर कोई ट्रस्ट होता है। जैसे नेता के नाम से ही क्लियर है कि वो लोग बहुत ज़्यादा काला धन वाला हिसाब उनके पास होता है और पैसे का इधर उधर करके उसको, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो चीज़ है वो इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें ये सब आप अच्छे से समझ जाओगे। KYC वाला जो चैप्टर आता है उसमें ये काफ़ी डिटेल में आप देख सकते हो। अब इसमें 3 चीज़ और मैं बताऊंगी। कहने का मतलब, सबसे पहले मैंने बताया टाइप्स ऑफ कस्टमर, किस फैक्टर पे हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे है कैटेगरी। तो रिस्क के टाइप पे, यानी किस कस्टमर से हमें कितना रिस्क है। तो 3 हुए, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। तो लो रिस्क जो मैंने कस्टमर बताया, इसका जो KYC होता है, यानी कि नो योर कस्टमर, इसी को बोलते हैं, फुल फॉर्म इसी का है। तो इसकी जो अपडेशन होती है, यानी KYC अपडेट जो करनी होती है, वो 10 साल में एक बार करनी होती है। मतलब मैंने एक बार कर लिया, अब 10 साल तक कोई टेंशन नहीं है, उसको कुछ मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा वो है कि उसने आधार में अपना चेंज करवा लिया, एड्रेस चेंज हो गया, तो उस केस में ज़रूरत पड़ जाती है। वो कस्टमर खुद आ जाता है कि मेरा ये चेंज हुआ है तो अपडेट कर दीजिए। दूसरा मीडियम रिस्क, तो वो 8 साल के गैप पे होता है। और जो हाई रिस्क है वो 2 साल पे, पर 2 ईयर्स पे। हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, 2-2 साल पे अपडेट करते रहो जितनी भी चीज़ें हैं, तो वेरीफाई करके अपना अपडेशन वो लगता है। तो गाइज, हमने आज के वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड टाइप्स ऑफ चेक्स और थर्ड है टाइप्स ऑफ कस्टमर। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। इंपॉर्टेंट तो बहुत है क्योंकि सिलेबस हम लोग का एक डिफाइंड रहता, तो आइडिया होता कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बट मैं कुछ कुछ चुन के ला रही हूँ जो मोस्टली मैंने इंटरव्यू में पूछे जाते हुए देखा है ये सब चीज़, और जनरल है और डे टू डे लाइफ में नॉर्मल पर्सन को भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मतलब कॉम्प्लिकेट अगर नहीं करना है तो जनरल वाले का ही वो आंसर कर पाए कैंडिडेट, इसलिए वो ये सब पूछते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो रही है क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। डायरेक्ट मैं बता दूंगी तो फिर वही बात है कि क्लास जैसा लगेगा आपको, टीचर टाइप का। वो तो आप गूगल से भी पढ़ सकते हो निकाल के टॉपिक, वो तो डेफिनेशन आ जाएगा। तो मैंने जो जो ट्रिक बताए हैं उससे आप याद रखना। ओपन वाला हो, पोस्ट वाला हो, तो वो सब थोड़ा सा फ़नी है बट याद रह जाता है। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। और आप लोगों के रिज़ल्ट कभी भी आ सकते हैं, तो उस चक्कर में आप वेट करके, जो 5 बजे तक आप लोग वेट करते हो ना, तो वो छोड़ दो। वो आना होगा जब भी आ जाएगा। और लेट अगर आ रहा है तो इंटरव्यू में और कम टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आज आ रहा है तो आज से वो लोग 10-15 दिन का गैप रखेंगे। वो बॉर्डर जैसा कुछ नहीं है, जितना लेट रिज़ल्ट उतना इंटरव्यू में कम टाइम। तो अपना टाइम वेस्ट मत कर सॉरी गाइस, वेस्ट मत करो, प्रिपरेशन अच्छे से करो। और सी यू सून गाइज।